जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड आने के बाद इम्यूनिटी के अराउंड कितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। हर एक छोटा बच्चा आज की डेट में जानता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। इसलिए आज का टॉपिक समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ वो होती हैं जिसमें आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के सेल्स पे ही अटैक करने लगता है, उन्हें वायरस या बैक्टीरिया समझ के। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो हमारे डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, आज जिन डॉक्टर को हमने बुलाया है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड डॉक्टर बिकॉज शी इज़ द ओनली फीमेल MD रूमेटोलॉजिस्ट इन इंटायर हरियाणा। सो थोड़ा सा मैं भी इंटिमिडेटेड हूँ, तुम लोग भी संभल के रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु डाबर। शी इज़ अ सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट करंटली वर्किंग विद पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। ऑल्सो मैम ने अपनी ट्रेनिंग ली है एम्स दिल्ली एंड जिपमर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट से। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। कैसे हो आप? गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आज के एपिसोड जैसा हमने आपको बताया ही था, ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में होने वाला है। हम अपना मेन एपिसोड शुरू करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस लोग रूमेटोलॉजिस्ट के बारे में ही नहीं जानते हैं, जैसे मैंने भी जब आपसे बात हुई तभी मेरे को पता चला कि रूमेटोलॉजी भी एक चीज़ होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताइए कि रूमेटोलॉजी क्या होता है, एक रूमेटोलॉजिस्ट क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, रूमेटोलॉजी जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इस तरह की एक सुपर स्पेशलिटी है मेडिसिन की। तो अपनी इंटरनल फिजिशियन या मेडिसिन की ट्रेनिंग के बाद जब हम 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं इन द स्पेशलिटी ऑफ रूमेटोलॉजी, जिसे DM कहा जाता है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस, जहाँ पर इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, वी क्वालिफाई एज रूमेटोलॉजिस्ट। अब रूमेटोलॉजी क्या ट्रीट करती है? तो रूमेटोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म उस हर तरह की बीमारी के लिए है जो ऑटो इम्यून इन नेचर है। ऑटो इम्यून से मेरा मतलब है जहां आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। तो इस स्पेशलिटी में हर तरह का आर्थराइटिस, चाहे वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो, डिजेनरेटिव हो, जो हम बोलते हैं एज के साथ घिसाव आ गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिफरेंट तरह के इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जहाँ कहते हैं इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। उसके अलावा चाहे सिंगल ऑर्गन या मल्टी सिस्टम, हर तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो। आजकल इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन टर्म हो गया है, इन्फ्लेमेशन इन द स्किन, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। तो इस तरह की जितनी डिजीजेज है वो रूमेटोलॉजी के अंडर आती है। ओके। एंड आपने थोड़ा सा बताया ऑटो इम्यून मतलब बॉडी की इम्यूनिटी अगेंस्ट में काम करने लगती है, वो मैं समझा नहीं। लाइक आई अंडरस्टैंड इम्यूनिटी क्या होता है, हमारी जो डिजीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी, बट ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जैक्टली। तो अगर आप इम्यूनिटी समझते हैं तो आप इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी को इस तरह समझिए। इम्यूनिटी हमारी, समझ लीजिए, हमारे कंट्री का डिफेंस सिस्टम है। उसका काम है किसी भी इन्वेडर को कंट्री में आने से रोकना। ऐसे ही बॉडी की इम्यूनिटी का भी यही काम है। सपोज ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये फेल हो जाए ड्यू टू वट एवर रीजन, इंटरनल या एक्सटर्नल, उस सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी? वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगेगी। बॉडी ये भूल जाएगी कि मेरे बॉडी में बाहर से कोई जर्म नहीं आया, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा और उस प्रोसेस में वो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा। स्किन को डैमेज करेगा तो स्किन में अलग अलग तरह के रैशेस ब्रेकआउट होंगे, जो कि इन डिजीज का एक कॉमन सिम्टम होता है। जॉइंट में ये होगा तो पेन एंड स्वेलिंग होगी, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। जब ये और ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, इन पर भी असर हो सकता है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू, बॉडी की जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है, जो जितना मैं समझता हूँ वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, वो किसी एक्सटर्नल जर्म को छोड़ के जो बॉडी के अंदर चीजें हैं, जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उन्हीं पे अटैक करने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज किसी एक रीजन की वजह से नहीं जनरेट होती है। ये डिजीजेस क्यों होती है उसके लिए कॉमन थियरी कही जाती है, जिसे 2 हिट थियरी कहते हैं। तो 2 हिट थियरी, फर्स्ट हिट एंड सेकंड हिट। तो फर्स्ट हिट इज जेनेटिक। आपके पास कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होंगे जो आप अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से एक्वायर करते हैं। तभी आप ये देखेंगे कि ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस में मल्टीपल मेंबर्स इन अ फैमिली को उसी तरह की या उस टाइप की, उससे थोड़ी डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है। तो ये होते हैं कॉमन जीन्स जो हम शेयर करते हैं। हैविंग सेड दिस, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी XYZ इंडिविजुअल को ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो उनके बच्चों को डेफिनेटली होगी, ऐसा नहीं है, बट देयर इज अ वेरी हाई रिस्क। तो जब ये जेनेटिक फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, इस फर्स्ट हिट के ऊपर जब भी कोई सेकंड हिट होता है, अब सेकंड हिट क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे स्मोकिंग हो गया, एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया, या फिर किसी को रेकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कांस्टेंट ओवरड्राइव में जाता है। तभी ये देखा गया था कि पोस्ट कोविड ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत जंप किया, क्योंकि हमारी बॉडी कोविड से लड़ने के लिए इट वाज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्टिव इम्यून सिस्टम।
इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप स्मोक करते हैं, ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए वो एक रिस्क फैक्टर है। हार्मोनल फैक्टर्स, इसलिए ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज फीमेल्स में देखी जाती है, स्पेशली व्हेन दे हिट प्यूबर्टी या फिर टुवर्ड्स मेनोपॉज। एंड उसके अलावा इफ़ यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योर ईटिंग हैबिट्स इन्वॉल्व ईटिंग अ लॉट ऑफ रेड मीट एंड सच फूड्स जहाँ पर हाई कंटेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी कॉम्पाउंड्स हैं, तो ये डिजीजेज उस सेकेंड हिट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। ओके, बट मैं ऑनेस्टली अभी भी नहीं समझा कि जो हमारे बेसिकली हमारी डिजीज से वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं। देखिए, इम्यूनिटी सिर्फ वाइट ब्लड सेल से नहीं बनती है। इम्यून सिस्टम के कई लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस जो हमारा सलाइवा टीयर्स होते हैं, सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अलावा ये सेल्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, ये सारा ही एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इम्यून सिस्टम। बट सिंपल टर्म्स में इम्यून सिस्टम के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जब ये सब इन सब फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो परसिस्टेंटली एक्टिव रहते हैं, अगर हम उन्हें ट्रीट न करें, तब ये ऑटोइम्यून डिजीजेस जनरेट होती हैं। अच्छा, सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। जैसे अगर इम्यून सिस्टम को हम एक नाम दे दें एक्स, राइट? ठीक है, या टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राजू। ठीक है। अब राजू का काम है हमारी बॉडी को डिजीज से बचाना, राइट? कोविड आया, वो अपना लड़ने में स्टार्ट हो गया और वो लड़ता रहा। बट जब कोविड चला गया, तब भी राजू लड़ रहा है। राजू का मूड ऐसा बन गया कि उसे लड़ना है, और अब वो बाहर वालों से नहीं लड़ रहा, वो घर के मेंबर से लड़ने लग गया। अच्छा। और कभी किसी को चोट लगा रहा है, कभी किसी का सामान गायब कर रहा है। तो आप समझ लो ही इज बिकम, क्यों कर रहा है? बिकॉज अब एग्जैक्टली लाइक आई सेड, ये जो मैंने फैक्टर्स बताए, इंटरनल या एक्सटर्नल, उनका इंटरप्ले है, उनका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। हो सकता है दो फैक्टर्स, मान लीजिए राजू कोविड से पहले स्मोक नहीं करता था, उसके बाद उसने बहुत ज्यादा स्मोकिंग शुरू कर दी, या फिर उसने एक्सरसाइज बंद कर दी, उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है, या फिर देयर इज अ फीमेल हु हैज जस्ट डिलीवर्ड, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिससे ये जनरेट हो सकता है। तो बेसिकली राजू पागल हो सकता है कुछ चीजों की वजह से। यस, मे बी हम उसको सिंपली समझे तो हाँ, प्रोबब्ली द मोस्ट सिंपलिस्टिक वे ऑफ सेइंग इट इज। ओके, अंडरस्टूड। जैसा आपने शुरुआत में अपनी डेफिनेशन में बताया था कि रूमेटोलॉजिस्ट they cover umbrella of diseases, right? So what all diseases come under that umbrella? So इसको समझाने के लिए we can categorize these diseases into 3 categories. एक होता है inflammatory arthritis. Arthritis का सिंपल मतलब है joint में swelling. अब एक joint हो या multiple joints, term arthritis यूज होगा। चाहे elbow joint हो तब भी, चाहे elbow में swelling है तो भी, चाहे wrist में है, चाहे हाथ के सारे joints में, चाहे आपके 10 joints swollen है, चाहे अब आर्थराइटिस जब इन्फ्लेमेटरी होता है तो उसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। सुबह के समय उठने पर हाथों में अकड़न जकड़न, स्वेलिंग रहेगी जो 1-2 घंटे मॉर्निंग में रहेगी, विल सेटल डाउन। इवेंचुअली ट्रीट न किया जाए तो इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं। सो जिस भी कंडीशन में आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी है, वो इसीलिए हो रहा है कि बॉडी में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यूनिटी, वो एक कैटेगरी ऑफ डिजीजेज है। इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस देखा गया है जनरल पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये नाम शायद आपने कभी सुना होगा, आम भाषा में इट्स कॉल्ड गठियावाय या संधिवात, आमवात, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसके अलावा भी कुछ आर्थराइटिस होते हैं इन्फ्लेमेटरी, जिन्हें हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। अगर किसी को बहुत सालों तक स्किन में सोरियासिस की बीमारी है, वो भी सोरियासिस एक तरह की ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है जहां पर स्किन में रेड इची पैचेस होंगे जो एल्बोज, नीज, बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी में हो सकते हैं। सडनली ग्रेजुअली पेशेंट को तो बहुत टाइम तक समझ नहीं आता। व्हेन दे गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, इनिशियली पेशेंट को लगता है दिस इज एन इंसेक्ट बाइट, फिर कभी-कभी तो मेरे साथ होता है, दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट, आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी रेड। बट देन यूजुअली इन पैचेस की टेंडेंसी होती है कि एल्बोज, नीज पर होंगे, हेयर लाइन के आसपास होंगे, एंड दे विल बी इची, उनको स्क्रैच करेंगे सो दे विल ब्लीड, सो इट विल मेक यू गो टू अ स्किन डॉक्टर। ये इग्नोर नहीं होगा एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरह के पेशेंट्स में आफ्टर मेनी इयर्स सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप होता है, तो इस विच इज अगेन जिसमें जॉइंट स्वेलिंग भी हो जाएगी स्किन के साथ। तो ये तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के। सो देयर आर एक्चुअली 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, बट फॉर द पेशेंट, आई एम श्योर ये दिस इज टू मेक अ पेशेंट्स अवेयर, अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी एक जॉइंट में 1 महीने से ज्यादा पेन स्टिफनेस है जो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा है, पेन किलर से ट्रांजिएंटली इंप्रूव हो रहा है, दे मस्ट सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। ये टिप आई वुड लाइक आवर ऑडियंस टू नोट कि 1 महीने से ज़्यादा अगर किसी भी जॉइंट में दर्द हो रहा है तो प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। सेकेंड थिंग होती है, एंड हियर
यूजुअली कोई प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या इंजरी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या है, हमें पता है वी स्प्रेन्ड आवर एंकल इसलिए स्वेलिंग है, दैट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी। यू वर फाइन, आप आराम से सोए हो, वन मॉर्निंग यू वेक अप, आपका एंकल स्वोलन है, ग्रेट टो स्वोलन है, रिस्ट स्वोलन है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्यों हुआ, दैट इज व्हेन इट कुड बी इन्फ्लेमेटरी। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिजीजेस थोड़ी ज़्यादा सिवियर होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस। यहाँ पर क्या होता है, एक साथ बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, एज बैड एज कैंसर और वेरी सीवियर इन्फेक्शन, इज कॉल्ड वैस्कुलाइटिस एंड लूपस। ये जो डिजीजेस हैं, इनके सिम्टम्स राइट फ्रॉम द स्किन टू द आईज टू आवर हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर हो सकते हैं। और यूजुअली ये पेशेंट्स या तो आईसीयू में लैंड अप करते हैं या इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं। द पेशेंट कुड हैव सडन चेस्ट पेन, जिसे कार्डियक समझा जाएगा, बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, और सडनली उनका किडनी फंक्शन शट डाउन हो गया, दे नॉट प्रोड्यूसिंग यूरिन एंड दे लैंड अप फॉर डायलिसिस, इट कुड बी इन्फ्लेमेटरी। सो अगर कोई पेशेंट को इस तरह से क्रिटिकल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है देयर इन द ईआर एंड इन्फेक्शन और कैंसर रूल आउट हो चुका है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये ऑटो इम्यून सिस्टमिक डिजीज हो सकता है, जिनकी मैंने बात की। देन अगेन दोज पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल शुड रिक्वेस्ट फॉर अ रूमेटोलॉजिस्ट रिव्यू, क्योंकि अपने आप तो ये पेशेंट रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि एक लेमैन को तो नहीं पता होगा कि ये सिस्टम सिम्पटम, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। पता कैसे चलेगा कि भाई रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या किसी नॉर्मल। सो यूजुअली इफ यू आर हैविंग टू गो टू द इमरजेंसी बिकॉज ऑफ मल्टीपल सिम्टम्स एंड डिफरेंट, मतलब आपको कार्डियोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं, बट नोबडी इज एक्चुअली एबल टू फिगर आउट कि ये क्या है, इन्फेक्शन नहीं है, कैंसर नहीं है, दे आर श्योर, डेफिनेटली देन दिस इज अ रूमेटोलॉजिकल। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस जो बच्चों में होते हैं और एल्डरली लोगों में होते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है आर्थराइटिस बच्चों में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देयर आर एटलीस्ट 50 million children in our country who suffer from arthritis. Sure. And this arthritis can start from the age of 3 years up till 16 years. किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर आपके बच्चे में इफ द पेरेंट्स आर सेइंग कि फीलिंग कि बच्चा एक्टिविटी कम है, फीवर नहीं है, बट पेशेंट कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहा, लिम्प कर रहा है, wakes up in the morning and is extremely irritable for the first hour or 2 hours in the morning, could be arthritis. एंड लास्टली, अगर किसी एल्डरली इंडिविजुअल को नी में पेन है, हिप में पेन है, जो इन सब इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पेन सुबह सुबह नहीं होगा, चलने पर होगा, ज्यादा एक्सर्शन पे होगा, स्टेयर्स क्लाइंब करने पे होगा, ग्रेजुअली उनकी नीज में डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन आने लगेगा, व्हिच इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आर्थराइटिस इन इंडिया। 80 करोड़ पीपल इन द कंट्री सफर फ्रॉम दैट। तो ये थर्ड या फोर्थ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, और ये इसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। एज वी ग्रो ओल्ड, आवर बॉडी ऑर्गन्स स्टार्ट फेलिंग, सो इट इज अ टाइप ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ओके, सो बेसिकली टू सिंप्लीफाई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक हमारी डिजीज स्किन रैशेस वाली मेरे को समझ में आई, और एक अर्थराइटिस, बट उसके काफी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे हो सकता है बॉडी में। एग्जैक्टली, बट मोस्टली अर्थराइटिस। इसके अलावा कोई और डिजीजेस जो ऑटो इम्यून डिजीज के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस के अम्ब्रेला में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया को कई बार फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स को कह दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं है, आपका वहम है। इट्स नॉट, ये कोई वहम नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया इज अ वेल डिफाइंड एंटिटी। इसके सिम्टम्स टिपिकली रहेंगे एक्सेसिव फटीग। पेशेंट कहता है कि आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड सी, अगर आपको 15 दिन में एक बार हो रहा है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट इफ दिस हैपेंस एवरी डे, you are not able to sleep well, you wake up feeling unrefreshed, you have generalized body pain. Patient एक पॉइंट नहीं पिन पॉइंट कर सकता, they say my whole body hurts, it spins and needles everywhere. And when they, और साथ में there is some confusion, वो fine mental task में confuse हो रहे हैं, cognition impair हो रहा है, mood disorders हो रहे हैं, they do their test, सब कुछ normal आता है, but it's definitely impacting their quality of life. They should see a rheumatologist. This could be fibromyalgia, again requiring treatment, and there is treatment for that. मैं आपसे मिलूंगा पॉडकास्ट के बाद। Again, it's more common in females. Males में होता है, but fibromyalgia is, मतलब I would say 5 to 7 times more common in females. Okay, फिर नहीं मिलेगा। Okay, so my next question to you would be, which body parts get affected by autoimmune diseases? Yes. सारे ही रिस्क पे होते हैं या फिर कुछ होते हैं जो ज्यादा रिस्क? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स जिन्हें ये जॉइंट सिम्टम्स हो रहे होते हैं, मान लीजिए किसी को हैंड के जॉइंट्स में स्वेलिंग है, पेन है, दे इग्नोर इट सेइंग कि ये सिर्फ पेन ही तो है, पेन किलर ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दिस एग्जाम्पल मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझाती हूँ। इसमें आपके जॉइंट तो इन्वॉल्व होते ही हैं, साथ में यू कैन हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लड।
मीनिंग आपका हीमोग्लोबिन कैन सीरियसली फॉल डाउन टू 8-9 एंड यू डोंट नो व्हाई दैट्स हैपनिंग, इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपके प्लेटलेट्स फॉल हो सकते हैं, स्किन में रूमेटॉइड स्पेसिफिक रैशेज हो सकते हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं, छोटी छोटी गठाने मटर या नींबू जैसी आपके एल्बोज पर, आपके फिंगर्स में डेवलप हो सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन अफेक्ट द लंग। पेशेंट को 10 साल से जॉइंट सिम्टम्स है, सडनली ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो कार्डियो के पास गया, कार्डियक एग्जामिनेशन नॉर्मल, सीटी कराया तो उसमें लंग्स में फाइब्रोसिस या सिकुड़न आने लगता है, दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड लंग डिजीज। So this disease can affect the lung. Sometimes अगर disease long standing है, it can affect the kidney function disturb होता है, creatinine बढ़ने लगता है, patient needs dialysis. So these are one example जहाँ पर ये diseases अलग अलग organ system involve करती है। Eye is a very important organ system जो autoimmune disease में involve होता है। आई में कम से कम 7-8 अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज में होते हैं। समटाइम्स देयर इज सिवियर रेडनेस एंड पेन इन द आई, जिसके बार बार अटैक्स आएंगे, वी कॉल इट यूवीआइटिस। उसके अलावा कभी कभी आईज में अल्सर्स हो जाते हैं जिन्हें हम स्क्लेराइटिस या कॉर्नियल अल्सर्स बोलते हैं। तो पेशेंट कीप्स विजिटिंग द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज गिविंग ट्रीटमेंट बट पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं हो रहा। जितने टाइम ट्रीटमेंट ले रहा है ही इज फाइन, देन ही गेट्स एन अटैक अगेन। This I would request such patients या the ophthalmology colleagues, ऐसे patients को do ask them for a rheumatology referral, क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं inflammatory autoimmune eye disease जहाँ recurrent eye manifestations होते हैं and that might very well need a rheumatology review because वो rheumatological हो सकती है। And like I said, vasculitis is what we are most scared of, जहाँ पर you could bleed from the nose, lungs में छोटे छोटे cavities हो सकते हैं which can again cause bleeding in the cough, maybe you bleed out lot, kidney shutdowns, we call that nephritis. तो इस तरह के, as I talked about, literally these diseases don't spare any organ system. But usually 90% patients में symptoms की शुरुआत skin या joint से होती है. So that's an important takeaway message for patient. Okay. तो आपकी स्किन और जॉइंट सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली बाकी सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड इफ इट गेट्स नास्टी, इन डिजीजेस का क्लू ये होता है कि दे प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। आज स्किन में सिम्टम्स हैं, 3 दिन बाद जॉइंट्स में, सडनली किडनी स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग। सो यूजुअली दे नीड टू बी कॉट वेरी अर्ली ये डिजीजेस, क्योंकि विंडो नहीं मिलती है इतनी टू इंटरवीन। इफ यू इंटरवीन वेल, यू कैन कंप्लीटली गिव द पेशेंट अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन बी 100% कंट्रोल। बट अगर हम डिले करते हैं डायग्नोसिस, तो डैमेज हो जाता है जिसको फिर रिवर्स करना मुश्किल होता है। So these conditions, if caught at an early stage, are 100% reversible. Yes. Okay. So since हमने अभी जाना कि मोस्टली सबसे बड़ा जो ऑटोइम्यून डिजीज का रिजल्ट होता है वो अर्थराइटिस होता है, डिफरेंट जॉइंट्स आपके अफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या आज की डेट में जो मोस्टली यूथ की लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल या लैपटॉप के सामने बैठे रहना, या बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम पे होते हैं, एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा एक्सरसाइजिंग नहीं होती, या फिर नॉट स्लीपिंग इन द राइट पोस्चर, तो क्या ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं ऑटोइम्यून डिजीज में? देखिए, ऑफ कोर्स अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, योर स्लीप इज कॉन्स्टेंटली यू डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, तो बॉडी में एक हार्मोन जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। सो इसलिए लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एंड सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स, इन चीज़ों से बॉडी में इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। एंड इट्स नॉट एक दिन 2 दिन, आफ्टर मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ सच लाइफस्टाइल्स, जो सेकेंड हिट मैंने आपको शुरू में समझाया था, हो सकता है आपके फैमिली में किसी को आर्थराइटिस रहा हो, यू डोंट नो ऑफ इट, मे बी इट्स अ सेकंड कजन, थर्ड कजन, यू हैव द सेम जीन एंड यू हैव बीन केयरलेस विद योर लाइफस्टाइल, मे बी दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एक सेकेंड हिट की तरह काम करता है, एंड यू विल स्टार्ट शोइंग सिम्पटम्स। Exactly. And here I would like to specify, when you talked about corporate lifestyle, there is a type of arthritis which is called ankylosing spondylitis. ये unlike other arthritis मेल्स में कॉमन होता है एंड ये 20 से 40 इयर्स के एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इसका टिपिकल सिम्टम या फिर जो मैं आई सी पेशेंट्स कमिंग टू मी विद कि डॉक्टर साहब अर्लियर हम 3-3, 4-4 घंटे वी वुड वर्क ऑन द सिस्टम एंड वी वुड बी फाइन। नाउ आफ्टर इवन सिटिंग फॉर एन आवर बैक गेट्स वेरी स्टिफ, इट्स वेरी पेनफुल एंड आवर वर्क प्रोडक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड। सुबह गेटिंग अप एंड डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग इज वेरी पेनफुल। पेन किलर्स पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं, वी कैन नॉट बेंड फॉरवर्ड कंफर्टेबली। So अगर ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली दोज इन देयर 20s and 30s, मेन स्पेशली, देन दे शुड अगेन सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और यहाँ पर इम्प्रॉपर पोस्चर में सोना, ज़्यादा देर तक स्क्रीन यूज करना विद नॉट द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ योर नेक एंड बैक, दिस कैन डेफिनेटली मेक द डिजीज बैड।
If you can list down 3 most common autoimmune diseases, that would be really helpful. Yeah, so in the 3 most common, first is rheumatoid arthritis, by far the most common type of inflammatory arthritis, and at present in India we have millions of patients जो इस disease से suffer कर रहे हैं, and unfortunately उनमें से शायद 10 या 15% patients rheumatologist को दिखा पा रहे हैं because they don't know कि इसके specialist rheumatologist होते हैं. तो हो सकता है they are taking some homeopathic treatment, ayurvedic treatment, या फिर they have not reached the right specialist. बाबा जी का तेल लगा के मालिश कर रहा है बस. बहुत ऐसे क्वैकरी आपको बहुत मिल जाएगी इसमें. Rheumatoid arthritis, second would be सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस. Systemic. ये उतना कॉमन नहीं है बट ये बहुत डेंजरस है, इसलिए इसके बारे में सेंसिटाइजेशन या अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई आई वांट कि हम इस बारे में बात करें. Okay, and third would be फाइब्रोमाइल्जिया, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली पहले बताया. फाइब्रोमाइल्जिया, व्हाई? बिकॉज अगेन वेरी वेरी कॉमन, एंड मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स दे आर सेंट ऑफ फ्रॉम एवरीवेयर सेइंग कि आपके सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, दिस इज जस्ट आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर है एंड यू नो ठीक हो जाएगा. दिस इज सो दे जस्ट दे आर नॉट रियली टेकन सीरियसली इस डिजीज के पेशेंट्स. कूल. तो अब हम एक एक करके इन तीनों डिजीज के बारे में बात करेंगे. सिम्टम्स क्या होते हैं, पहचाना कैसे जाता है उनको, और उनका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होता है. आर्थराइटिस की काफ़ी बातें ऑलरेडी हो गई हैं, इसलिए हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से स्टार्ट नहीं करते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया से स्टार्ट करते हैं. सो फाइब्रोमाइल्जिया से स्टार्ट करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, एंड कब एक बंदे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हाँ अब इतने सिम्टम्स हो गए, अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया में जैसे मैंने बताया 3 सिम्टम्स का ट्रायड रहता है जो कॉमनली 90% फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स में मिलता है. एक तो है फटीग, एंड फटीग से मेरा मतलब नहीं है दैट यू गॉन ऑन हाइक और उसके बाद 3 दिन जो फटीग फील करते हैं. नो, अ फटीग व्हिच इज अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर मेनी वीक्स नाउ, एंड इट इज इम्पेयरिंग योर प्रोडक्टिविटी एट वर्क, एट होम, एंड इट्स मेकिंग यू लेस प्रोडक्टिव. तो एक तो फटीग हो गया. दूसरा हो गया है पेन. तो इसमें हम टर्म यूज करते हैं वाइड स्प्रेड बॉडी पेन. पेशेंट को नेक, हेड, जॉ, शोल्डर, एल्बो, एब्डोमेन, चेस्ट, बैक, बॉडी के लिटरली हर पार्ट में पेन होता है. एंड इफ यू आस्क देम, कुछ पेशेंट्स तो ट्रिगर पॉइंट भी आइडेंटिफाई करते हैं दैट इफ यू प्रेस मी हियर माय होल आर्म विल स्टार्ट हर्टिंग. So ये भी कुछ पेशेंट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं. एंड द थर्ड सिम्टम इज when they wake up in the morning they are extremely tired, their sleep is improper, and because of this they feel कि अगर उन्हें कोई fine mental task दिए जाएंगे, like they're not able to meet their deadlines, या फिर their focus is disturbed, there's mental confusion. And one another symptom is in patients को साथ में, अगर आपने सुना हो IBS, काफी irritable bowel syndrome आजकल काफी common हो गया है, gut जैसे weak gut या leaky gut बोलते हैं, इन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम मिल सकती है. इन पेशेंट्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस काफ़ी कॉमन देखी जाती है. और यूजुअली इन पेशेंट्स में इस डिजीज़ के सिम्टम शुरू होने से पहले या तो कोई मेजर फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस या पर्सनल स्ट्रेस कई बार ट्रिगर के फॉर्म में काम करता है. ओके. एंड जैसा आपने कहा कि सुबह उठते हैं तो थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है. एग्जैक्टली. तो इवन आफ्टर अगर सपोज कोई 10-12 घंटे सो रहा है, फुल नींद ले रहा है, उसके बाद भी अगर इस तरह है, तो पेशेंट का टिपिकल सिम्टम होता है दैट आई वेंट टू बेड एट 8, आई वो स्लेप्ट टिल 8, बट आई फेल्ट कि मैं रात भर आई वाज वर्किंग. सो ये एक टिपिकल इस तरह के सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं. ओके. And when should they, go and see a doctor? So if they have been suffering from one or more of these symptoms, और अब see initially 10-15 days तक अगर ये है तो everybody tries to use self coping mechanisms. But अगर ये काफी weeks तक चल रहा है and you are not getting benefit from your exercises, yoga, meditation, you've tried all of that, you've tried to take massages and nothing like that is working, then probably it's time to see a rheumatologist. And doctor, who all are more likely to develop this disease? The age group or gender? Yeah, so see, gender I won't really say इसका कोई clear demarcation है. Females, yes, more commonly fibromyalgia is seen, and the age group I would say you can see it in an adolescents 15 years old से लेकर 60s, people in the late 60s ये मिलता है, but again more common in the age group of 20 to 45. And those who are at risk, I would say कि people who previously had some psychiatric disorder, अगर किसी को पहले post traumatic stress, anxiety, depression रहा है, या फिर if somebody, usually type A personality जो लोग होते हैं who are extremely driven, या फिर extreme type A means people who are very ambitious, overachievers, इस तरह के लोग तो उनको भी थोड़ा रिस्क रहता है इस प्रॉब्लम का. अदर देन दैट ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि what makes you get this disease, there is nothing specific. इसके बारे में और जानता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यही वाली बीमारी तो थी मुझे. खैर ये मुझे हर पॉडकास्ट में लगता है. एनीवेज, एंड सपोज एक किसी पर्सन को एक्स
को ये सिम्टम्स हैं एंड वो डॉक्टर के पास आया, सो हाउ आर दे डायग्नोज्ड? यस, सो देखिए फाइब्रोमाइल्जिया में जनरली इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं आफ्टर यू टेकन अ डिटेल हिस्ट्री, हम उनके ट्रिगर पॉइंट्स एग्जामिन कर चुके होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट कि फाइब्रोमाइल्जिया किसी अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस की वजह से ट्रिगर नहीं हो रहा हो, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब अगर उस आर्थराइटिस को ठीक करो तो ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। तो बहुत से हमारे इन्वेस्टिगेशन उसको रूल आउट करने के लिए होते हैं। उसके अलावा कोई भी विटामिन डेफिशिएंसीज अगर पेशेंट को है, विटामिन B12, विटामिन D, तो वो भी फाइब्रोमाइल्जिया को वर्स कर सकती है। एंड लास्टली, अगर हमें लग रहा है दैट पेशेंट को इस फाइब्रोमाइल्जिया डिसऑर्डर की वजह से कोई ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसकी स्क्रीनिंग या उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट, समटाइम्स फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट, जैसे मैंने बोला, गट इश्यूज हो सकते हैं, समटाइम दीज पेशेंट्स कुड हैव ब्रीदिंग इश्यूज, तो टू रूल आउट कि कहीं कुछ और हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बिफोर कॉलिंग समबडी एज फाइब्रोमाइल्जिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम और कोई डिसऑर्डर जो इसका रीजन हो सकता है वो रूल आउट जरूर करें। तो पहले बाकी सारे टेस्ट होते हैं कि बाकी सब आपका रूल आउट हो गया, एंड देन यू नो कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, सो देन वी ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। ओके, कूल। एंड सपोज नाउ आफ्टर डायग्नोसिस हो गई, निकल आया कि ये बीमारी है, सो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, या फिर मैनेजमेंट की डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेज करा जाए? देखिए फाइब्रोमाइल्जिया की ट्रीटमेंट मल्टी प्रोंग्ड होती है या मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। फॉर दैट मीन्स कि मेडिसिन की हेल्प ली जाएगी, उसके अलावा देयर विल बी स्पेसिफिक सेट ऑफ सेल्फ कोपिंग स्ट्रैटेजीज, पेशेंट विल बी एजुकेटेड अबाउट द डिजीज, दे विल बी टोल्ड कि नेचुरल हिस्ट्री इस बीमारी की कैसी है, कब ये कम ज़्यादा हो सकती है, क्या करने से ये फ्लक्चुएट हो सकती है, एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी रेयरली हमें CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वेरिन वी इन्वॉल्व आवर साइकोलॉजी एंड साइकेट्री कोलीग्स, उसकी मदद भी लेनी पड़ती है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज, मेडिकेशंस, डीप ब्रीदिंग एंड ऑल। बहुत इसका ट्रीटमेंट मैं आपको इस तरह समझा नहीं सकती, बट इसमें मल्टीपल मोडालिटीज का इस्तेमाल किया जाता है, and then such patients can lead an absolutely normal life. More about changing the lifestyle of yes, there is a very major role of lifestyle in this disease. मतलब इस बीमारी में when I tell my patient, मेरे पास कोई फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट आता है, मैं कहती हूँ और किसी बीमारी में 80% मेरा काम है, 20% शायद आपका काम है। In this disease it's a 50% effort. 50% effort will come from the patient side and 50% from my medicines or whatever advices I give. एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो घर पे ही होता है, कोई होम रेमेडीज इसको सिम्पटम्स कम करने के लिए? फाइब्रोमाइल्जिया के लिए वी डू टेल आवर पेशेंट्स टू यूज टेक हेल्प ऑफ मेडिटेशन, लिसनिंग टू म्यूजिक टू रिलीव देयर स्ट्रेस, मसाजेस इफ इट हेल्प्स, बट ऐसा कोई होम रेमेडी नहीं है विच कुड रिप्लेस मेडिकेशन या फिर रेगुलर फॉलोअप्स। एंड एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, डजंट रिक्वायर एडमिशन और एनीथिंग, यूजुअली OPD बेस्ड फॉलोअप्स पे इट कैन इजीली बी मैनेज्ड। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इट्स मोर अबाउट स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इस डिजीज का एक बहुत बड़ा रीजन है। यस, सो आई बिलीव वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड डिजीज, जो कि थी सिस्टमिक, प्लीज से द नेम, सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस हमने काफ़ी तो उस बारे में बात कर ली है, बट कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो समझे पेशेंट्स, आई फोकस ऑन दैट। सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है फीवर। तो अगर किसी को 2 या 3 वीक्स हो चुके हैं, फीवर परसिस्टेंट है, इन्फेक्शंस के लिए आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, 2-3 कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स आप ले चुके हैं, बट द फीवर इज नॉट सेटलिंग डाउन, और उसी फीवर के साथ आपको जॉइंट पेन्स हैं या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, स्किन में अनएक्सप्लेन या अलग अलग तरह के रैशेज हो रहे हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये पेशेंट वैस्कुलिटिक हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये वाले पेशेंट्स यूजुअली दे विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि जब किसी को इतने दिन तक फीवर चल रहा होता है, यूजुअली आउट ऑफ कंसर्न वी गेट हॉस्पिटलाइज्ड। एंड इन हॉस्पिटल अगर किसी को इतने दिनों के बाद भी विद एंटीबायोटिक्स फीवर इज नॉट सेटलिंग डाउन, दे विल यूजुअली बी अंडर फिजिशियन या किसी और स्पेशलिटी के अंडर होंगे। So these patients, they should definitely be, a rheumatologist should be called in to see them. Another important clue is, इन patients का एक खास तरह का ब्लड टेस्ट जिसे ESR और CRP कहा जाता है, ये वो 2 प्रोटीन्स हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बताते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है और ये काफ़ी हाई लेवल्स हैं इनके, ESR आपका +100 है, CRPs आपके 50-60 हैं, जो कि नॉर्मली ये वैल्यूज लेस देन 15, लेस देन 5 होती है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है कि ये वैस्कुलाइटिस हो सकता है। ओके, एंड फीवर, जॉइंट पेन, बदन ये सब इसमें रहेंगे। इसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया आपको, स्किन रैशेस हो रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट
पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्किन रैशेस के अलावा किडनी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेशेंट को आंखों में अचानक, जो मैंने पहले बताए थे, विजुअल डिस्टर्बेंस, सडन विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सीवियर हेडेक है, वन साइड ऑफ द हेड जो परसिस्टेंट है, या फिर कभी कभी इस डिजीज में क्या होता है, पेशेंट को पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फील होती है, दे फील कि वी आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल कॉन्स्टेंटली, एंजाइटी जैसा पैल्पिटेशन होना। सो अगर ये सब चीजें हो रही हैं, देन इट कुड ऑल बी वैस्कुलाइटिस। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, वैस्कुलाइटिस मतलब नाम कहाँ से आया? जैसे आर्थराइटिस क्या है, आर्थ्रोन मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब सूजन, सो स्वेलिंग इन अ जॉइंट। ऐसे ही वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, खून की जो नस होती है, एंड आइटिस मतलब सूजन। तो इस बीमारी में बॉडी के मल्टीपल एरियाज में ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग होती है। तो आई के वेसल में स्वेलिंग होगी तो आई सिम्टम्स आ जाएंगे, स्किन के वेसल्स में स्वेलिंग होगी, स्किन रैश, जॉइंट में वेसल्स में स्वेलिंग, जॉइंट सिम्टम्स। तो वैस्कुलाइटिस बेसिकली ये बताता है कि इस डिजीज में प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। Again, my next question would be that who all are more at the risk of this disease, age group या gender? राइट, सो वैस्कुलाइटिस में ना टाइप्स होते हैं। एक होता है लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस, जो यूजुअली देखा जाता है एल्डरली पीपल में, 50s में, 60s में। इसके सिम्टम्स सिवियर हेडेक, सडन मिडल लॉस ऑफ विजन इन द आई, लॉट ऑफ फीवर, ये सब हो सकते हैं। एक तरह का वैस्कुलाइटिस है जो मिडिल एज में कॉमन होता है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। ये ज्यादा थ्रेटनिंग होता है यूजुअली। इसमें सडन किडनी शटडाउन हो जाएगा, देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड यू विल बी कॉफिंग अप ब्लड। तो वो एक तरह और स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस होता है। और एक कैटेगरी होती है मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस, जहां पर सडनली आपके हाथ पैर की नर्व्स में डैमेज आ जाता है। आपने सुना होगा किसी ने कहा सडनली मेरा हाथ काम करना बंद कर गया, सो द नर्व ब्लड सप्लाई हाथ की नर्व्स का कट ऑफ हो गया, इट कुड लीड टू पैरालिसिस ऑफ द हैंड। उसी के साथ साथ पेशेंट को फीवर आ रहा है, पेशेंट को उसकी बॉडी में नोड्यूल्स, छोटी छोटी गठाने हो रही हैं। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो एज के हिसाब से यूजुअली एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हम पता लगा लेते हैं। एंड ज्यादातर ये जेंडर के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर वैस्कुलाइटिस अनलाइक अदर ऑटोइम्यून डिजीज मेल फीमेल्स में इक्वली देखा जा सकता है। इसका कोई जेंडर बायस नहीं है। Understood. Okay. And how are these patient of these disease diagnosed and treated? या सो वैस्कुलाइटिस जो डिजीजेस हैं उसमें एक खास तरह के ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहा जाता है एंका। एंका एक तरह का एंटीबॉडी है बॉडी में, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी बोलते हैं हम इसको। अगर इसके लेवल्स बढ़े हुए हैं तो वो अगेन पॉइंट आउट करता है टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैस्कुलाइटिस, जैसे मैंने स्मॉल वेसल बताया, जहाँ पे नोज के सिम्टम्स, किडनी के सिम्टम्स, लंग में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ESR CRP का बढ़ना, अगर ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है तो हमें MRI ऑफ द ब्रेन कराना पड़ता है। किडनी में यूरिन टेस्ट, कभी कभी इसमें हमें किडनी बायोप्सी, स्किन बायोप्सी। तो वैस्कुलाइटिस का डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट की मदद लेनी पड़ती है, कुछ इन्फेक्शन, कैंसर्स रूल आउट करने के लिए, और कुछ इस डिजीज का ऑर्गन स्प्रेड कहाँ कहाँ है, मतलब कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हिडन भी हो सकता है इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो, बट वो अब तक सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट न हुआ हो। तो बैटरी ऑफ टेस्ट यूजुअली इसके लिए जरूरत पड़ती है टू डायग्नोस। मतलब एक तो हमारा ब्लड टेस्ट एक कैटेगरी होगी, उसमें अलग अलग ब्लड देना, उसके बाद डॉक्टर उस पर अलग अलग टेस्ट उसके अलावा इमेजिंग, ब्रेन MRI, CT चेस्ट, CT एब्डोमेन, लेग्स के ब्लड वेसल्स का CT, एंड थर्ड इज इन्वेजिव टेस्ट, बायोप्सी, स्किन का टुकड़ा लिया, किडनी का टुकड़ा लेना पड़ा जांच के लिए। यस, किडनी बायोप्सी, नॉट अ वेरी डेंजरस प्रोसीजर, स्कैरी नहीं है, बट यस इन हॉस्पिटल ही हो सकता है, एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के इस बीमारी में टेस्ट यूज होते हैं। Now suppose we talked about diagnosis कि ये पता कैसे चलती है, पता चल गई कि हाँ एक पेशेंट आया था, उसको ये चीज़ है, तो अब उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, वैस्कुलाइटिस एक ऐसी डिजीज है जहां हम जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे, यहाँ पर सेविंग लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस डिजीज में हमें स्टेरॉइड्स की यूज करनी पड़ती है। लोगों में स्टेरॉइड्स को लेके बहुत फियर है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिजीजेस जहां स्टेरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग। ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स का मतलब ये नहीं है कि अपने मर्जी से कुछ भी ले ले, प्रिस्क्राइब बाय रूमेटोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल, सुपरविजन ही स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे, एंड ग्रेजुअली एक बार डिजीज कंट्रोल होती है तो स्टेरॉइड्स बंद हो जाते हैं, और फिर इन्वॉल्व करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जिन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है। ये आपके बॉडी का जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है उसे कंट्रोल करके नॉर्मल में लाएंगे। इसीलिए वैस्कुलाइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फाइब्रोमाइल्जिया, इन बीमारी का इलाज लंबा चलता है। इट इज नॉट कि आपने 2 महीने 3 महीने दवाई खाई एंड द डिजीज इज गॉन। इट टेक्स एटलीस्ट अ फ्यू इयर्स, तब तक उस बीमारी को हम कंट्रोल में ले आते हैं, जिसे हम रेमिशन बोलते हैं आम भाषा में, और उसके बाद धीरे धीरे दवाइयों को कम करके, टेपर ऑफ करके बंद किया जाता है।
एंड आपने भी बताया स्टेरॉइड्स, तो मैं एज अ कॉमन मैन स्टेरॉइड सिर्फ वही जिम वाले जानता हूँ। नहीं, देयर आर स्टेरॉइड्स व्हिच आर यूज्ड मेडिसिनली, थेरेप्यूटिक डोजेज में, इंजेक्टेबल फॉर्म में, स्पेशली वैस्कुलाइटिस जैसी डिजीजेज में हमें हाई डोज स्टेरॉइड्स इंजेक्शन फॉर्म में यूज करने पड़ते हैं टू सेव लाइफ्स। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला, जो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स में एटलीस्ट हमारे पास 15 से 20 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस, कुछ इंजेक्टेबल्स जो यूज की जा सकती हैं। एंड सपोज मैंने कोई इम्यूनोसप्रेसर लिया एंड एट द सेम टाइम मेरी बॉडी में किसी जर्म ने अटैक करा, तो यूजुअली अगर किसी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है तो उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर पेशेंट जो किसी रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहा है, दे यूजुअली उनका हम वैक्सीनेशन कार्ड बनाते हैं, जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड होता है, इन पेशेंट्स का वैक्सीनेशन कार्ड होता है, ताकि ये कॉमन इन्फेक्शन से बचे रहें। हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें कोविड में सिखाया, वो इन पेशेंट्स के लिए कोविड जाने के बाद भी जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, और अगर घर में आसपास किसी को इन्फेक्शन के लक्षण है तो उससे तुरंत आइसोलेट हो जाए। Some tips which you would like to give patients who can develop or who have developed some lifestyle tips, या घर पे कुछ डाइट टिप्स हो गए। देखिए, हर तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें एक कॉमन डाइट का हम टर्म यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, और ये एक डाइट है जो हर तरह का ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट बिना सोचे समझे आराम से फॉलो कर सकता है। ये डिजीज के हिसाब से मॉडिफाई नहीं होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, अगर आपने सुना हो, मेडिटेरेनियन डाइट का आजकल काफी क्रेज है, वो एक तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, आई विल कम टू दैट। एक तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है जहां पर फोकस रहता है ऑन हैविंग लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन डाइट। अब एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें है? फ्रूट्स, हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इस तरह की जो चीजें हैं विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, हैविंग दोस। कटिंग डाउन ऑन व्हाट? कटिंग डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट। एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर ऑटोइम्यून डिजीज के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप जनरली देखेंगे किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट को अगर वो बाहर का खा लेते हैं विच हैज अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज उनके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। आर्थराइटिस पेशेंट कहेगा हम डिनर पे बाहर गए, अगले दिन मॉर्निंग में तो हम उठ नहीं पाए, बिकॉज टू मच ऑफ शुगर एंड सॉल्ट if you have the disease. Once in a while it can happen to everybody, but generally those who have the disease, they should try and eliminate sugar from their diet, cut down on the salt. Non-veg में fish और eggs के अलावा any other form of lean meat like mutton, kidney liver meats या chicken, इस चीज़ को avoid किया जाना चाहिए इन पेशेंट्स में। जो इन्हें avoid नहीं करना है वो है milk products. Generally मैंने देखा है, I don't know ये क्यों myth society में prevalent है कि अगर arthritis है तो दूध दही मत खाइए, but that is a myth. मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स इस डिजीज में कोई नुकसान नहीं करते हैं अगर ये डिजीज प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट में हो। अगर आप कोई बावर्ची का तेल लगा रहे हो तो फिर तो आप कुछ भी खाएंगे, आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप अपने डाइट में इस डिजीज की वजह से, so many people stop eating pulses, दालें बंद कर दिया, ग्रेन बंद कर दिया, all they are eating is some प्रोटीन्स वगैरह। हाँ, सो ग्लूटेन या ग्रेन से भी ये डिजीज नहीं बढ़ती है, बल्कि अगर आप फाइन ग्रेन की बजाय होल ग्रेन ले रहे हैं, जैसे मोटा आटा, बाजरे का आटा, मिलेट्स, दिस इज ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स को हमारी कंट्री प्रमोट भी करी है। सो मिलेट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब बिल्कुल मना नहीं है। एंड लास्टली विटामिन सी रिच फूड्स, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, सो मेनी पीपल स्टॉप ईटिंग दीज थिंग्स कि ये खट्टी चीजें हैं और खट्टी चीज से आर्थराइटिस बढ़ जाएगा। अगेन दैट्स नॉट ट्रू। खट्टे में ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग इमली एंड इफ यू आर हैविंग दीज अचार आप खा रहे हैं विद एवरी मील एंड यू नो जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत टचेस द रूफ, तो वो सब हम। ओके, सो ये बेसिकली सिर्फ पर्टिकुलर ये वैस्कुलाइटिस के लिए नहीं है, आरे वैस्कुलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में ये डाइट फॉलो की जा सकती है। डाइट टिप, ओके, अंडरस्टूड। एंड सन एक्सपोजर, विटामिन डी की कमी इन डिजीजेस को डेफिनेटली बढ़ाती है। अदर देन लूपस और मायोसाइटिस, दो ऑटोइम्यून डिजीज हैं जहां धूप से बचना जरूरी है, इसलिए इस डिजीज, इन दोनों डिजीज में हम सनस्क्रीन पे स्ट्रेस करते हैं, पेशेंट्स को सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना चाहिए, बिकॉज यूवी रेज कैन मेक दिस डिजीज वर्स। उसके अलावा हर ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट को या तो सन एक्सपोजर लेना चाहिए 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 days a week and with 50% of their body area exposed, तभी आपको विटामिन डी मिलेगा। इफ यू आर वेयरिंग ऊपर से नीचे तक क्लोथ्स और आप धूप में बैठे हैं, दैट्स नॉट द राइट वे टू टेक विटामिन डी। फिर लोग बोलते हैं हम तो 2-2 घंटे धूप में बैठते हैं पर विटामिन डी चेक किया तो 10 आता है। नो। और अगर आपके इतना धूप में बैठने पर भी विटामिन डी लो है तो टेक सप्लीमेंट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑटोइम्यून डिजीज को बढ़ाती है। ये एक मेजर स्टडी थी बाय द नेम ऑफ वाइटल स्टडी इन लैक्स ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये प्रूव भी हुआ है। ओके, एंड
क्योंकि विटामिन डी आपके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर कैल्शियम की कमी है मैं तो सभी चीज़ों थोड़ा सा ना मेडिकल जो भी मैंने बचपन में पढ़ा था सर, मैं भी डॉक्टर। Okay, so basically calcium and vitamin D bones weakening के around you have and iron sources diet में लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था शुरू में इस डिजीज में हीमोग्लोबिन कम होता है क्योंकि आयरन बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। तो वेदर इट्स पोमेग्रेनेट और वेदर इट्स अंजीर, खजूर, चुकंदर, पालक, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। थोड़ी सी मेडिकल इंफॉर्मेशन। ओके, लास्टली वैसे तो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में काफी बातें कर ही ली हैं, स्टिल कुछ बेसिक सिम्टम्स एंड कब उसको बंदे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे होती है एंड फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया, अगर एक से ज्यादा जॉइंट आपको बॉदर कर रहा है, ये लोगों में गलतफहमी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ हाथ के जोड़ों की बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल, हैंड जॉइंट्स कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी स्पाइन में, हमारे टीएमजी जॉइंट में, इनमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जो आपका आप जब च्यू करते हैं, सो द जॉइंट व्हिच इज यूज्ड। तो अगर किसी को हार्ड चीज च्यू करने पे बहुत टाइम से दोनों जगह पेन रह रहा है, that could again be a symptom of rheumatoid. तो अगर किसी को इस तरह के symptoms है, meet a rheumatologist. Treatment, I would say 2023 में we are living in the most advanced phase of rheumatoid arthritis treatment. We have more than 25 treatment options for this disease. Treatment से पहले थोड़ा सा अगर diagnosis पे आप Diagnosis usually clinical है. When you come to a rheumatologist, rheumatoid arthritis का diagnosis बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। Symptoms और examination से diagnosis बन जाता है। टेस्ट हमें जरूरत पड़ते हैं क्यों? एक तो ये डिस्कस किया देखने के लिए कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसे मैंने पहले बोला। सेकंड, आपको क्या मेडिसिन सेफली दिए जा सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि आपको किसी दवाई से अगर साइड इफेक्ट हो सकता है तो हम पहले ही टेस्ट करा लेते हैं, ताकि हम दवाई दें, फिर 1 महीने बाद उसको चेंज करें, फिर दूसरी चेंज करें, दैट। एंड थर्डली, यूजुअली जो टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट हैं, उनमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क उतना ही होता है जितना एक डायबिटिक में होता है, वेरी हाई रिस्क। तो वो भी हम पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, शुगर स्टेटस, थायराइड स्टेटस, ये सब जरूर चेक करते हैं। Now, so coming to the treatment, we have lot of treatment options. आज के एरा में हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ती। आज से 15-20 साल पहले जब इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, मोस्ट सारे पेशेंट्स उनको स्टेरॉइड देना पड़ता था लंबे समय तक, जिसकी वजह से आंखों में कैटरैक्ट, मसल ब्रेकडाउन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस, बोन में फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता था। बट नाउ वी हैव बायोलॉजिकल्स, वी हैव कन्वेंशनल मेडिसिन, वी हैव टारगेटेड मेडिसिन, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ गुड मेडिसिन व्हिच हैज कम अप, जो एक आरए पेशेंट को एक नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल देती है। When we were studying or when we were learning this specialty, we would see patients जिनके हाथों में multiple deformities या टेढ़ापन होता था। अब fortunately ये नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि early phase में ये highly effective medicines use की जा रही है, जो disease को 99% तक खत्म कर देती हैं, शुरुआत में रोक देती है और कोई नुकसान नहीं होने देती। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, अगर कोई पेशेंट, उसको ये जॉइंट सिम्टम्स हैं और वो पेन किलर्स खा के, या फिर आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गया है, उनको ना होम्योपैथ में कुछ चूर्ण दिए जाते हैं, विच इज नथिंग बट स्टेरॉइड्स, एंड पेशेंट फील्स एक्सीलेंट। पेशेंट कहता है 2 दिन में पेन खत्म हो गया, लेकिन 1 दिन भी दवाई के बिना नहीं रह सकते। 1 दिन भी दवाई छोड़ते हैं, वापस से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा कर रहा है तो वो सही ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल रहा है। रूमेटॉइड का सही ट्रीटमेंट वो मेडिसिन है जिन्हें हम डीमार्ट्स कहते हैं, जो कुछ महीने चलने के बाद अगर आप 10, 15, 20 दिन मिस भी कर दोगे तो आपके सिम्टम्स सडनली शूट अप नहीं करेंगे। So I believe we have covered everything around the most common diseases as well and autoimmune diseases overall. I hope हमारी ऑडियंस को भी इससे काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन योर क्वेरीज, हम मैम को फिर से बुला लेंगे आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए एंड फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।